हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे जे डबल ई मेंस और नीट एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। कंसिडर अ वाटर जार ऑफ रेडियस कैपिटल आर दैट हैज़ वाटर filled up to a height h and is kept on a stand of height small h through a hole of radius small r. Small r is much less than capital R. At its bottom, the water leaks out, and the stream of water coming down towards the ground has a shape like a funnel, as shown in the figure. If the radius of the cross section of water stream when it hits the ground is small x, then x is equal to small r into capital H upon h plus small h raised to the power 1/4। तो इसके ऑप्शन है, हमको स्मॉल x निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। तो स्मॉल आर क्या है? रेडियस है। देखिए, यहाँ पर एक वेसल रखा गया है और ये वेसल में से ये ओपनिंग है, यहाँ से वाटर जो है निकल रहा है और ये वाटर एक कोनिकल शेप बन के यहाँ पर आ रहा है। तो ये स्मॉल आर जो है ये रेडियस है ऑफ दिस सर्कल, जहाँ पर ये वाटर फर्स्ट ओपनिंग से आ रहा है। तो हमको ये स्मॉल एक्स फाइंड करना है। जब ये वाटर ग्राउंड में लैंड करेगा तो हमको ये स्मॉल एक्स फाइंड करना है, यानी कि इस सर्कल का हमको रेडियस निकालना है। तो यहाँ पर जो ओपनिंग है ये सर्कुलर है, तो इस सर्कल का रेडियस जो है ये स्मॉल आर है और वाटर इस ओपनिंग से बाहर आ रहा है और कोनिकल शेप बना रहा है। ग्राउंड पे जब हिट करेगा तब ये स्मॉल सर्कल बनाएगा, उसका रेडियस स्मॉल एक्स है। तो वो फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ दिस आर। हमको ये रेडियस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ दिस आर, यानी ये वाटर जो है पूरा कोनिकल फ्लैक्स बन के इस ओपनिंग से बाहर आ रहा है। तो हमको ये स्मॉल एक्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ दिस आर, यानी कि फर्स्ट ओपनिंग का। और कैपिटल एच जो है ये हाइट है ऑफ द टैंक और स्मॉल एच जो है ये हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड टू द टैंक। अब हम लोग जानते हैं कि टोरिचेली थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कि यहाँ पर जो वाटर आ रहा है तो ये वाटर की जो वेलोसिटी है v1, ये देखिए हम टोरिचेली थ्योरम से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि √2 इंटू जी एच। एच क्या है? हमारा हाइट ऑफ दिस वाटर टैंक है, राइट। तो ये टोरिचेली थ्योरम है, तो यहाँ से जो वाटर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये टोरिचेली थ्योरम है। मतलब ये बेसिकली बहुत सिंपल है। वाटर जो यहाँ से निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट। तो अगर हम उसको इवेल्यूएट करेंगे, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी बेसिकली वो इक्वल टू रहेगी पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच। ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखिए ये हमारा v1 स्क्वायर जो रहेगा ये 2gh रहता है। तो v1 मतलब क्या वेलोसिटी से यहाँ पर वाटर बाहर आ रहा है वो आपका रहेगा √2gh। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि ये सर्कल है तो फर्स्ट एरिया इंटू v1, यानी v1 इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम दिस फर्स्ट ओपनिंग, a1 is the area of this first circle, it will be equal to area of the second circle multiplied by the speed of the water coming at the second circle। तो आप देख सकते हो कि ये v2 मुझे फाइंड करना है। v2 मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ कर सकता हूँ कि प्रेशर प्लस हाफ डेंसिटी इंटू v1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी इंटू जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर जो प्रेशर रहेगा P0 प्लस हाफ डेंसिटी इंटू v2 स्क्वायर। तो P0 हमारा यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस रो को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, v1 स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो हमारे पास ऑलरेडी v1 का आंसर है। यहाँ पर देखिए v1 स्क्वायर हमारा क्या आएगा,
2gh प्लस 2g इंटू स्मॉल h इक्वल टू v2 स्क्वायर। v2 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस स्मॉल h, ये हमारा v2 रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो v2 है ये हमको यहाँ पर v2 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में मैं इसको 1 लिख देता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग पुट कर सकते हैं, तो एरिया 1 इंटू v1, आप देखिए एरिया 1 इंटू v1 इज इक्वल टू एरिया 2 इंटू v2। तो दैट इज, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो एरिया 1 जो रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, v1 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh कैपिटल H, अंडर रूट 2gh, दैट इज इक्वल टू पाई x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2gh प्लस स्मॉल h। अब पाई पाई देखिए यहाँ पर कैंसल हो गया है, तो ये आपका हमको एक्स स्क्वायर निकालना है, तो हम एक्स स्क्वायर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 2gh प्लस 2g इंटू स्मॉल h। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट 2g को हम लोग कॉमन रख सकते हैं। तो 2g को जब हमने कॉमन रखा हुआ है तो ये 2g को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन एच प्लस स्मॉल एच रेज टू पावर हाफ। तो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर निकल जाएगा, प्लस और माइनस r, और h प्लस स्मॉल h रेज टू पावर 1/4। तो इस तरह से हम x निकाल सकते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो देखिए ये ऑप्शन है क्या यहाँ पर, ये ऑप्शन है यहाँ पर देखो प्लस में दिया हुआ है। अगर इसको ओरिजिन लेते हैं तो ये आर हमारा प्लस रहेगा और ये आर हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इस तरह से माइनस नहीं दिया हुआ है तो ये ऑप्शन हम ले सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। वन एंड ऑफ अ थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट टेम्परेचर T1 and the other at temperature T2. The rod is composed of two sections of length L1 and L2 and thermal conductivity K1 and K2 respectively. The temperature at the interface of the two section is. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर एक रॉड दिया हुआ है, राइट। तो इसमें ये दिया हुआ है कि वन एंड ऑफ द थर्मली इंसुलेटेड रॉड इज केप्ट एट अ टेम्परेचर T1, मतलब एक साइड जो है वो टेम्परेचर T1 में रखा गया है। एक साइड जो रहता है उसको हमने टेम्परेचर T1 में रखा है और दूसरा साइड जो है टेम्परेचर T2 में रखा हुआ है। एंड द रॉड इज कंपोज्ड ऑफ टू सेक्शंस ऑफ लेंथ L1 एंड L2, मतलब ये The rod is composed of two section of length L1 and L2। इसका मतलब क्या है, दोनों लेंथ हमारा सेम नहीं है। तो अगर हम इस रॉड को लेते हैं दो सेक्शन में, तो देखिए अगर मैंने इसको L1 लिया हुआ है और इसको L2 लिया हुआ है तो ये दो सेक्शन में हो गया।
और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है K1 एंड K2, मतलब ये अलग मटेरियल का है, दोनों रॉड अलग मटेरियल का है। हमको फाइंड करना है टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ द टू सेक्शंस, यानी कि ये टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। व्हाट इज दिस टेम्परेचर? लेट द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस ऑफ टू सेक्शन बी T। तो अब दोनों रॉड सीरीज में लगाया हुआ है, तो दोनों रॉड में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रहेगा, देखिए दोनों रॉड में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रहेगा, क्योंकि ये कंडक्शन से हीट फ्लो होगा, तो दोनों रॉड में जो रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा वो सेम रहेगा। तो दोनों रॉड में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट रहेगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट रॉड में रहेगा K1 इंटू एरिया T1 माइनस टी अपॉन L1, that will be equal to K2 into area T minus T2 अपॉन L2। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप निकाल सकते हो यहाँ से। अब जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा L2 इंटू K1 इंटू T1 माइनस टी इक्वल टू K2 इंटू L1 T माइनस T2। अब इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, L2 इंटू K1 इंटू T1 माइनस L2 इंटू K1 इंटू टी इक्वल टू K2 इंटू L1 इंटू टी माइनस K2 इंटू L1 इंटू T2। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसको T को कॉमन ले सकते हैं। जब हमने यहाँ पर T को कॉमन लिया है तो आपका क्या आएगा, K2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू K1। इसमें देखिए तो यहाँ पर हम T कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, L2 इंटू K1 इंटू T1 प्लस K2 इंटू L1 इंटू T2। तो अब ये टेम्परेचर T जो रहेगा L2 इंटू K1 इंटू T1 प्लस K2 इंटू L1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय K2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू K1। ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो K2 इंटू L1 प्लस L2 इंटू K1, तो डिनोमिनेटर में K2 इंटू L1 है, K2 इंटू L1 प्लस K1 इंटू L2 प्लस K1 इंटू L2, और न्यूमरेटर में L2 K1 T1 L2 K1 T1 प्लस K2 L1 T2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी है, राइट। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 100 grams of water is heated from 30 degrees to 50 degrees Celsius. Ignoring the slight expansion of the water, the change in its internal energy is. Specific heat of water is 4184 joules per kg Kelvin. तो यहाँ पर जो देखिए जो हीट एब्जॉर्ब रहेगा वाटर के पास, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मटेरियल अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रही है तो जो हीट एब्जॉर्प्शन रहेगा, अब लिक्विड लिक्विड में ही रह रहा है, जो हीट एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला रहेगा वो जो मास ऑफ लिक्विड है मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। आप देखिए कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है। अब यहाँ पर दिया गया है मास 100 ग्राम है, तो इसको हम किलोग्राम में करेंगे तो 100 डिवाइड बाय 1000, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको दिया गया है दैट इज 4184, और यहाँ पर देखिए ये मास किलोग्राम में लिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया है,
और चेंज इन टेम्परेचर आप 50 माइनस 30 लोगे तो 20। आप सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो के आपका कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए ये 2 0 यहाँ पर कट गया आपका, और यहाँ पे भी हम ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं। बस इसको डबल करना है। तो जब हम डबल करने जाएंगे तो देखिए हीट एब्जॉर्ब क्या रहेगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3, 2 4 ज़ा 8। तो इसका मतलब 8368 जूल्स इतना हीट एब्जॉर्ब हुआ है। अब ये आंसर हमारा जूल्स में आ गया है, तो इसको किलो जूल्स में अगर हम करेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 1000 से। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.368 किलो जूल्स। अब ये क्या है, हीट एनर्जी पुट इन दिस सिस्टम। अब अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब आप हीट एनर्जी डाल रहे हो सिस्टम में, यानी कि पानी को जब आप हीट कर रहे हो, तो चेंजेस इन दी इंटरनल एनर्जी निकालना है। और वाटर कोई एक्सपांड नहीं हो रहा है, तो अगर आप वाटर को जो हीट दे रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, वाटर एक्सपांड नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी आप एनर्जी दे रहे हो दैट इज जस्ट गोइंग इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज द वर्क डन, बिकॉज वाटर इज नॉट एक्सपांडिंग, तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तो देयर फॉर आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, जितनी आपने एनर्जी पुट की है दैट इज 8.368 किलो जूल्स। तो हमारी चेंज इन एनर्जी जो रहेगी अराउंड 8.4 किलो जूल्स है। ठीक है, तो देखिए ये आंसर है यहाँ पर 8.4 किलो जूल्स, तो ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसमें देखिए इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी डिवाइड बाय सी रेज टू पावर 1/3 इंटू डी क्यूब। The percentage error introduced in the measurement of the quantities A, B, C, and D are 2%, 2%, 4%, and 5% respectively. And the minimum amount of percentage error in the measurement of X is contributed by. ये परसेंटेज एरर निकालना है इस फिजिकल क्वांटिटी में x में। तो सबसे पहले हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो अगर मैं आपको ये फॉर्मूला दे रहा हूँ, आंसर आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी, सी रेज टू पावर 1/3 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एक्स का, अपॉन डी क्यूब है। और हमको क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है एक्स में। तो अगर हम परसेंटेज एरर निकालना जाओगे तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि दोनों साइड हम लॉन लेंगे। तो दोनों साइड जब हमने लॉन लिया हुआ है तो आप देखिए ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो दोनों साइड हम लॉन ले रहे, और जब दोनों साइड हमने लॉन लिया हुआ है तो हम लॉन के सबसे पहले रूल्स यूज करेंगे कि लॉन एक्स इज इक्वल टू लॉन ए स्क्वायर प्लस लॉन बी माइनस लॉन सी रेज टू पावर 1/3 माइनस लॉन डी क्यूब। अब लॉन एक्स इज इक्वल टू 2 लॉन ए प्लस लॉन बी माइनस 1/3 लॉन सी माइनस 3 इंटू लॉन डी। अब अगर हम परसेंटेज एरर निकालने जाते हैं तो देखिए देयर फॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अब परसेंटेज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो 1/x इंटू डेल एक्स, ये परसेंटेज एरर इन एक्स है, मतलब ये रिलेटिव एरर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। 2 इंटू 1/a इंटू डेल ए प्लस 1/b इंटू डेल बी प्लस 1/3
इंटू डेल सी अपॉन सी, यानी कि डिफरेंशिएशन ले रहे दोनों साइड, तो 1/d इंटू डेल डी। दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन लिया है। और अगर हम परसेंटेज एरर निकालने जाते हैं, जस्ट आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसको 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज एरर निकलेगा। तो 2 इंटू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी प्लस 1/3 डेल सी अपॉन सी प्लस 1/3 1/d इंटू डेल डी इंटू 100। परसेंटेज एरर्स आर ऑलवेज एडेड। तो आप देखोगे इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो दिया जा रहा है वो ये वाला टर्म का दिया जा रहा है, यानी कि डी का, बिकॉज इट इज 3 टाइम्स। तो इसका आंसर जो रहेगा, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज गिवन बाय द डी, दैट इज डी आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। The time period of oscillation of a gas bubble from an explosion under water is proportional to P raised to power A, D raised to power B, E raised to power C, where P is the static pressure, D is the density of water, E is the total energy of the explosion. Find the value of A, B and C. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड टी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर ए, डी रेज टू पावर बी, ई रेज टू पावर सी, वेयर पी इज द स्टैटिक प्रेशर, डी इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द टाइम पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर ए, D raised to power B, E raised to power C, where P is the static pressure, D is the density of water, and E is the total energy of explosion. Find the values of A, B, C. तो यहाँ पर दिया गया है कि जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, जो बबल जो फॉर्म हो रहा है अंडर द वाटर, ये प्रोपोर्शनल है। ये यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है कि जो बबल की टाइम पीरियड है वो प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, पी रेज टू पावर ए को। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए डेंसिटी को प्रोपोर्शनल है और एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन को प्रोपोर्शनल है, दैट इज ई रेज टू पावर सी। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर ये प्रोपोर्शनल है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू सी, पी रेज टू पावर ए, डेंसिटी रेज टू पावर बी एंड एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन रेज टू पावर सी। तो अभी हम डायमेंशन लिख सकते हैं। टाइम का डायमेंशन आएगा m0, l0, t1। सी की कोई डायमेंशन नहीं आएगी क्योंकि कांस्टेंट है। तो प्रेशर की डायमेंशन आएगी फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन देखो m0 m1 आएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m1 l1 t-2। और प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, इसका मतलब -2 भी रहेगा यहाँ पर और ये -2, क्योंकि फोर्स रहेगा हमारा m1 l1 t-2, मास इनटू एक्सेलरेशन। और नीचे एरिया है, एरिया L2 है, तो ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मतलब m1 l-3 और ये T0 रहेगा और इसको पावर है यहाँ पर भी। अब एनर्जी का डायमेंशन क्या है? वर्क है। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का है m1 L2 और t-2। तो डिस्टेंस है, इसके लिए डिस्टेंस एनर्जी का जो डायमेंशन है वो क्या? वर्क डन का। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसका मतलब L और बार
एल और एक बार लगेगा तो यहाँ पर L2 लगेगा और ये सी रहेगा। अब बस ये सिंपल है, हमको डायमेंशन जस्ट इक्वेट करना है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब हमको सिर्फ डायमेंशन इक्वेट करना है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, M0 L0 T1 इक्वल टू MA L माइनस A T माइनस 2A MB L माइनस 3B T0 MC L2C T माइनस 2C। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि M0 L0 T1 इक्वल टू M, पावर्स को ऐड करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एल के पावर्स को आप ऐड करोगे तो माइनस ए माइनस 3B प्लस 2C, टी के पावर्स को ऐड करेंगे तो माइनस 2A माइनस 2C। अब इक्वेटिंग दी पावर्स यानी कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 3B प्लस 2C इक्वल टू 0 और -2A माइनस 2C इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखो ये तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ये b को निकाल के b को a और c में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन से हमारी b की वैल्यू क्या मिलती है, -a माइनस सी, तो इसमें आप पुट कर सकते हो -a माइनस 3 -a माइनस सी प्लस 2C इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -a प्लस 3a प्लस 3C प्लस 2C इक्वल टू 0, 2a प्लस 5C इक्वल टू 0, 2a प्लस 5C इक्वल टू 0, और यहाँ पे -2a माइनस 2C इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 3C इक्वल टू 1 हो गया। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब C की वैल्यू आ गई। अब जब हमारी C की वैल्यू आ गई है तो हमारी A की वैल्यू भी इजीली आ जाएगी। 2a प्लस 5C इज इक्वल टू 0, मतलब 5/3 इक्वल टू 0, ये तो एक वैल्यू आ गई है। तो आप देखिए ये 2a प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0, तो 2a हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, -5/3, इसका मतलब a जो हमारा रहेगा यहाँ पर वो रहेगा -5/6। अब ये सेकेंड वैल्यू मिल गई। अब हमको b की वैल्यू फाइंड करना है, तो b की वैल्यू देखिए -a माइनस सी है, b इज इक्वल टू -a माइनस सी, इट मीन्स +5/6। तो आप देखिए हमको b की वैल्यू निकालनी है, और b के लिए इक्वेशन है -a माइनस सी, -a माइनस सी मतलब +5/6 -1/3। तो अब b निकलेगा, यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर में कॉमन आएगा, 5 - 2 आएगा यहाँ पर,
तो ये आपका 3/6 आएगा, दैट इज हाफ आएगा। इसका मतलब b की वैल्यू हमारी हाफ आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू हाफ है, इन दो ऑप्शन है। तो a की वैल्यू देखेंगे, c का वैल्यू 1/3 है, a का वैल्यू क्या आना चाहिए, -5/6। -5/6 आना चाहिए a का वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ पर a -5/6 है, ये यहाँ पर a -2/6 है, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा सेकेंड। I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.